स्टूडेंट्स, ये इंटरफेरेंस का सेकंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जब भी कोई आपके रेडिएशंस हैं, अगर वो किसी मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है उस रेडिएशन की। जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एज इट इज़ रहती है। इट मीन्स when radiation moves in any medium, the wavelength and the velocity of the radiation changes, the frequency remains same. तो आज कुछ basics देखेंगे. When the radiation travels in a medium, what are the effects on the radiation? तो law of refraction जो है किस तरह से radiation के ऊपर काम करता है. तो law of refraction देखिए कि जो है आप जानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट एंटर करेगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ। वैसे तो लाइट की प्रॉपर्टी है कि स्ट्रेट लाइन में चलती है अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल। या तो लाइट जो है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेगी उस मीडियम में या मिनिमम टाइम स्पेंड करेगी अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल। By Huygens principle, the wavelength of the light is smaller in glass than in air. इसी वजह से जो है हाइगन प्रिंसिपल को लिया गया था एज़ कम्पेयर टू द न्यूटन्स जो थ्योरी थी लाइट की, कि न्यूटन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो जो छोटे छोटे कैप्सूल्स के बना हुआ है, तो उस वजह से हम वहाँ पर न्यूटन ने ये डिफाइन कर दिया था कि मीडियम के अंदर जब भी लाइट जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि होता है इससे अपोजिट है। मीडियम के अंदर लाइट जब मूव करती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, वेलोसिटी क्या कर जाती है हमारी, डिक्रीज़ कर जाती है। तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी जो है अदर देन एयर किसी भी मीडियम में एज़ कम्पेयर टू एयर किसी भी मीडियम में वेलोसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ये कंसीडर कर लें कि लैम्डा और V1 वेवलेंथ और स्पीड है लाइट की एयर के अंदर, और लैम्डा 2 और V2 वेवलेंथ और स्पीड है मीडियम के अंदर। तो हाइगन प्रिंसिपल से जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन आ जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन V2। अब देखिए इस चीज़ का मीनिंग क्या है। लैम्डा अपॉन V1 अगर आप देखें तो दैट इज़ टाइम पीरियड T1, और लैम्डा 2 अपॉन V2 क्या हो गया हमारा, टाइम 2 हो गया सेकेंड मीडियम के अंदर। तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेम टाइम के अंदर कितना सेम टाइम के अंदर वो जो है इक्वल आपके पास टाइम स्पेंड कर रही है एयर के अंदर और मीडियम के अंदर। तो इक्वल टाइम अगर आप करेंगे देन यू विल गेट लैम्डा 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन V2। तो यहाँ से ये रिलेशन आप याद कर सकते हैं। कुछ मान लीजिए न्यूमेरिकल आ जाए हमारे पास एंट्रेंस के अंदर कि आपको वेवलेंथ पता हो, वैक्यूम के अंदर आपको वेलोसिटी पता ही है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी सेकंड मीडियम में गिवन हो या सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन द सेकंड मीडियम। तो सेकंड मीडियम में हमें बहुत ईजिली किसका पता चल जाएगा, वेवलेंथ का पता चल जाएगा। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ का और रिलेशन आ रहा है वेलोसिटी के साथ, तो देखिए क्या रिलेशन हमारे पास वेवलेंथ और वेलोसिटी का आ रहा है। दिस इज़ द रिलेशन, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो यहाँ पर आप चाहे लैम्डा 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन V2 से याद कीजिए, या फिर आप इसको याद कर लीजिए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 से। तो आप दोनों ही से आप रिलेशन निकाल लेंगे। इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू मीडिया आर प्रपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम्स। तो मीडियम के अंदर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हमारी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखिएगा किस तरह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी को इफ़ेक्ट करता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप अच्छे से जानते ही हैं। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कह दीजिए इसको या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। म्यू से आप इसको इंडिकेट करते हैं और आप जानते हैं म्यू इज़ इक्वल टू C अपॉन V है। C वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है और V जो है वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये ऑलरेडी जो है हम 9th से पढ़ते ही आ रहे हैं। म्यू इज़ इक्वल टू C अपॉन V, तो स्पीड इन वैक्यूम
और किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं? आप लाइट की बात कर रहे हैं। तो अब सारा का सारा हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइट वेव्स की बात कर रहे हैं, ट्रांसफ़र वेव्स की बात कर रहे हैं। तो स्पीड इन मीडियम भी हमारे पास आ गया। अब टू मीडियम के अंदर देखिए किस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ अवर मीडियम वन एंड दिस इज़ अवर मीडियम टू। मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, मीडियम टू का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू टू है। और इंसिडेंट लाइट रेडिएशन जो है मीडियम वन से आ रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं। और यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर इंसिडेंट जो आपके पास रेडिएशंस है वो इंटरफेस, that is the surface in lying in between the two mediums, this is interface, that is a common surface। तो इस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर 90 डिग्री जानते हैं, ये आपका नॉर्मल कहलाता है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको नॉर्मली हम आई से इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो थीटा वन से हमने इसको इंडिकेट कर लिया। लाइट की प्रॉपर्टी ये थी कि इसको सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम ये कंसीडर कर लें कि म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, इट मीन्स दैट इज़ रेयरर मीडियम, ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो आप जानते हैं रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट सीधे जाने की बजाय आप जानते हैं टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो ये हमारी नॉर्मल की तरफ चली गई है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल है यहाँ पर। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से इंडिकेट किया जाता था, यहाँ पर हम थीटा टू से इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे म्यू वन को डिफाइन करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन मीडियम, तो इस मीडियम में जो स्पीड रहेगी ना हमारी लाइट की वो वी वन है। तो हम सी और वी वन की हेल्प से म्यू वन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली सेकंड मीडियम के अंदर जो हमारे पास स्पीड रहेगी लाइट की उसको हमने वी टू से इंडिकेट कर दिया, और सी और वी टू की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? म्यू टू की वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम बार जो है बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है, दे कांट फाइंड आउट द स्नेल्स लॉ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन म्यू वन थीटा वन म्यू टू थीटा टू। तो बहुत ईजी सा एक्सप्रेशन है, आपने जो लिया है मीडियम उसी साइड वाला एंगल ले लीजिएगा। तो म्यू वन के साथ थीटा वन लीजिएगा और म्यू टू के साथ आप थीटा टू ले लीजिएगा। तो रिलेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू हो जाएगा। और वैसे अगर आप याद करें ना कि स्नेल्स लॉ आपके पास क्या हुआ करता, तो स्नेल्स लॉ आपके पास म्यू हुआ करता, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। कंडीशन ये थी जो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रेयरर मीडियम में बनना चाहिए, और जो आपका आर है वो कहाँ पर बनना चाहिए? डेंसर मीडियम में बनना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर दो मीडियम हैं, तो आप कुछ इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, म्यू वन साइन थीटा वन। और अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम हमारे पास कौन सा हो गया? एयर हो गया, तो यहाँ पर म्यू वन की जगह क्या रख दीजिएगा? वन रख दीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू टू इज इक्वल टू साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू। और थीटा वन कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और थीटा टू क्या है हमारा? दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसी से एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है हम थोड़ा सा ले सकते हैं, एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ले सकते हैं। अब कंसीडर कीजिए कि मैं आपको ये कह दूं कि कोई बॉडी है वो स्ट्रेट जा रही है, और किसी को मैं ये कह दूं कि वो टेढ़ी जा रही है। तो आप जानते हैं स्ट्रेट पाथ जो है ये आपका, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस आपका थोड़ा एज़ कम्पेयर टू द दिस डिस्टेंस, सीधी जाती तो यूँ चली जाती ना, तो ये एक तरह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो अगर लाइट जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया? या टेढ़ी ज़्यादा हो रही है। मान लीजिए कि लाइट अगर मान लीजिए एयर में जाती तो इस तरह से जा रही है, लेकिन अगर हम कोई मीडियम आगे लगा देंगे तो मीडियम में लाइट क्या कर जाएगी? बेंड हो जाएगी। इट मीन्स ये बेंडिंग जो है कितनी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा मीडियम डिसाइड करेगा। ये बेंडिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब आपका जो मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि जो आपका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बेंडिंग ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो कंसीडर कीजिए कि ये सिचुएशन है आपकी,
दिस इज़ मीडियम ए, दिस इज़ मीडियम बी, दिस इज़ मीडियम सी। और ये हमारे पास कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट कंसिडर कर लीजिए। मीडियम ए के अंदर कुछ इस तरह से जा रही है, लगभग मान लीजिए सीधी सी जा रही है। मीडियम बी में जैसे ही एंटर करेगी तो बेंडिंग देखिए कितनी हो गई, होना ये चाहिए था, सीधी जानी चाहिए थी लाइट, लेकिन इतनी बेंड कर गई। अब इसके हिसाब से भी लाइट सीधी जानी चाहिए थी, यहाँ पर यूँ बी के हिसाब बी से निकलती तो सीधी यूँ जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट क्या कर गई है, स्ट्रेट होने की कोशिश कर रही है। तो स्ट्रेट अगर लाइट होगी या स्ट्रेट पाथ जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब देखिएगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मीडियम के अंदर यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी वी ए है, यहाँ पर वेलोसिटी वी बी है और यहाँ पर वेलोसिटी वी सी है, तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि आपके पास क्या ऑर्डर रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी आएगी। शॉर्टेस्ट पाथ है, जल्दी से कवर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर लाइट टेढ़ी चल रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब ज़्यादा हो गया। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब आप जानते हैं वेलोसिटी कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बी और सी को कंपेयर करें तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, क्योंकि लाइट स्लाइटली डेविएट हुई, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये आया है डेविएशन का एंगल, यहाँ पर एंगल डेविएशन कम है। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। तो अगर यहाँ पर हम तीन मीडियम्स की बात करें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा किसका रहा, फर्स्ट मीडियम का। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सेकंड मीडियम का है और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका आया है, बी मीडियम का आया है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, लाइट की वेलोसिटी वहाँ पर सबसे कम। तो रैंक द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी विल हैव दिस आंसर, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी सी एंड वी सी इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो आप कुछ इस तरह से भी रैंडम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ आप ये ध्यान में रखिएगा, जितना ज़्यादा बेंड कर रही है लाइट, इसका मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा है या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। अब देखिएगा, अ लाइट वेव ट्रेवल स्लोअर इन एन ऑप्टिकल मीडियम देन इन एयर। ये ऑलरेडी हम कई बार बात कर चुके हैं। एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है, बाकी किसी मीडियम में भी डालेंगे तो वेलोसिटी कम ही हो जाएगी। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव डिक्रीजेज इन द मीडियम वाहिल इट्स फ्रिक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमने स्टार्टिंग में यही बात की थी कि वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी पे असर ही नहीं पड़ता। तो देखिए वेवलेंथ कैसे डिक्रीज़ करती है, इसी को अब हम देखेंगे। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम। म्यू पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। और हाइगन्स रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन हमने पहले ही देख लिया था, λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2 हमने कंसिडर कर लिया था। अब λ1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन मीडियम हैविंग स्पीड ऑफ लाइट इज़ V1, और λ2 हमारे पास जो है सेकंड मीडियम के अंदर वेवलेंथ है उससे रेडिएशन की, और उस रेडिएशन की सेकंड मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, V2 हो चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि लैम्डा म्यू इज़ वेवलेंथ इन द मीडियम, लैम्डा इज़ इन एयर, तब V1 इज इक्वल टू तो सी कंसीडर कर लीजिए। क्यों कंसीडर कर लिया हमने, हमने ये मान लिया ये जो λ1 है, यानी कि जो फर्स्ट मीडियम है वो एयर है। एयर है तो V1 की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। और लैम्डा की जगह क्या हो गया हमारा, λ1 की जगह क्या हो गया, लैम्डा हो गया। λ2 का क्या मतलब हुआ, λ2 तो हमारी मीडियम के अंदर वेवलेंथ आ गई ना। तो इस मीडियम की वेवलेंथ को हम लैम्डा म्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये कौन सा मीडियम था जिसकी वेवलेंथ लैम्डा म्यू हो गई है, ये था वो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह से था कि वेलोसिटी V2 हो गई है। तो अब देखिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। λ1 को तो हमने लैम्डा कंसीडर कर लिया, इट मीन्स कि हम पढ़ रहे हैं एयर के अंदर। अगर ये एयर के अंदर है तो V1 नहीं रहा, वो सी हो चुका है। λ2 हम वो देख रहे हैं मीडियम के अंदर वेवलेंथ कितनी हो गई, तो इसको हमने लैम्डा म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। V2 आपके पास मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो इसको हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये थोड़े से चेंजेस किए और ये चेंजेस करते इक्वेशन ये बन गई, λ/λ म्यू इज इक्वल टू C/V। और यहाँ से देखिएगा ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। लैम्डा म्यू की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये आ गया
वी अपॉन सी, और जानते हैं आप सी अपॉन वी तो आपका म्यू है। तो अगर हमारे पास सी अपॉन वी, ये यहाँ पर हमारे पास ये आएगा सी अपॉन वी। सी अपॉन वी तो हमारा म्यू है, तो आप यहाँ पर रख देंगे ना सी अपॉन वी म्यू, तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो अगर हमारे कंसीडर कर लीजिए कि हमारे पास है सोडियम लाइट। तो सोडियम लाइट की वेवलेंथ आप जानते हैं 5893 आर्मस्ट्रॉन्ग हम लेते हैं एवरेज, डिवाइडेड बाय, अगर हम कंसिडर कर लें कि इसको हम ग्लास के अंदर मूव करवा रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिएगा अप्रॉक्सीमेट 1.5 है। तो ग्लास के अंदर वेवलेंथ क्या होगी, 5893 को डिवाइड कर दीजिएगा 1.5 से, तो ग्लास के अंदर वेवलेंथ ये हो जाएगी। तो देखिए, वी प्रूव्ड दैट the wavelength goes on decreasing as the refractive index goes on increasing। तो refractive index जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ वैसे वैसे डिक्रीज कर जाएगी। तो ये ध्यान से फॉर्मूला याद रखिएगा, एंट्रेंस में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये अगर हम कंसीडर कर लें कि ये हमारा मीडियम है, तो इस मीडियम में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए वेवलेंथ ये थी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। इसकी जो लेंथ थी ये हमने मान ली कि लैम्डा थी एयर के अंदर, और जैसे ही ग्लास के अंदर आप एंटर करवा रहे हैं तो ये वेवलेंथ छोटी हो गई है, क्रस्ट और ट्रफ की ये जो लेंथ है हमारी छोटी हो गई है, और कितनी आ गई हमारी, लैम्डा म्यू आ गई। तो मीडियम में लैम्डा म्यू है और एयर के अंदर लैम्डा है, तो लैम्डा इज़ ग्रेटर देन लैम्डा म्यू कहिए, या लैम्डा म्यू इज़ स्मॉलर देन लैम्डा कह दीजिए। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट ही हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दी जाती हैं। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो फ्रिक्वेंसी है वो वेरी नहीं करती। तो देखिए कैसे, किस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अगर हम एफ म्यू को ये मान लें कि मीडियम के अंदर जब रेडिएशन जा रहे हैं, तो कंसिडर कर लीजिए कि फ्रिक्वेंसी एफ म्यू है। तो अब तक हमें पता नहीं है चेंज करती है या नहीं करती, तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं करती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का म्यू था, और उसके अंदर जब रेडिएशन एंटर किए तो उनकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिएगा एफ म्यू हो गई, और एयर के अंदर रेडिएशन होते तो फ्रिक्वेंसी एफ मान लीजिए, और आप जानते हैं एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाता। फ्रॉम जनरल इक्वेशन, वेव की इक्वेशन से आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें इसका पता ही है, अगर आपको ये याद ना हो तो आप कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो 1 अपॉन टी क्या है, फ्रिक्वेंसी है, तो आपने इसको फ्रिक्वेंसी रख दिया है। तो अब हमारे हिसाब से, तो इस अगर यहाँ से फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, एफ इज़ इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो हमने तो मीडियम के अंदर देखनी है फ्रिक्वेंसी, तो एफ म्यू कह दिया, और मीडियम के अंदर हमें पता है वेवलेंथ लैम्डा नहीं रहेगी, लैम्डा म्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर फ्रिक्वेंसी का रिलेशन पुट करें वी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा हमारा लैम्डा म्यू हो गया है। तो हमने ये यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिएगा, ये लैम्डा म्यू क्या था, ये लैम्डा म्यू था हमारा लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ इन एयर, एंड लैम्डा म्यू इज़ द वेवलेंथ इन मीडियम। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, म्यू की वैल्यू आप जानते हैं सी अपॉन वी, ये हमने रख दी। तो ये रहा हमारा लैम्डा म्यू, लैम्डा म्यू की जगह लैम्डा अपॉन म्यू रखिए, और म्यू की जगह क्या रख दीजिएगा, सी अपॉन वी रख दीजिएगा। तो ये दोनों स्टेप्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास म्यू से म्यू क्या हो रहा है हमारा कैंसिल, और हमारे पास बच गया है सी अपॉन लैम्डा। और अब देखिए यहाँ से सी अपॉन लैम्डा जो है हमारे पास, वो कुछ नहीं है, ये क्या बन गई हमारी फ्रिक्वेंसी। यहाँ से देख लीजिएगा, वी की जगह सी आ गया, सी आ गया तो सी अपॉन लैम्डा, सी किसको इंडिकेट करता है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को। तो सी ये बन गया, ये लैम्डा है तो लैम्डा नीचे आ गया, तो फ्रिक्वेंसी एफ ही ना आ गई। तो सी अपॉन लैम्डा हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो एफ म्यू किसके इक्वल आ गया, एफ के। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी मीडियम के अंदर चेंज नहीं होती, एयर के अंदर जितनी थी उतनी ही किसके अंदर है, आपकी मीडियम के अंदर है। एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दस द स्पीड एंड वेवलेंथ। तो स्पीड चेंज हो जाती है, सी से वी हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की इन मीडियम फॉर डिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस।
तो डिफरेंट जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए तो स्पीड भी अलग अलग हो जाएगी, वेवलेंथ भी अलग अलग हो जाएगी। और वहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जैसी हमारी वैक्यूम के अंदर थी वैसी की वैसी हमारी कहाँ रहेगी, मीडियम के अंदर रहेगी। तो वैक्यूम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज़ द सेम एज दैट इट इज़ इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी हमारी मीडियम के अंदर रहेगी। तो आज जो है आपने 2-3 रिलेशंस देखे हैं, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू V1 अपॉन V2, और म्यू 1 साइन थीटा 1 इज़ इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, लैम्डा म्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, एंड एफ म्यू इज़ इक्वल टू एफ। तो छोटा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही हमें बार बार जो है ऑप्टिक्स में याद रखनी है, यही रिज़ल्ट हमारे ऑप्टिक्स में आगे काम आते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम फेज़ डिफरेंस के बारे में, ऑप्टिकल लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।